हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से प्रेजेंट हैं हमारा साइंस का पार्ट 3 लेके, साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 10th। ठीक है, इसके पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी हेरिडिटी के बारे में। उसके अंदर हमने mRNA, tRNA, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब की बातें ऑलरेडी की थी। सेकेंड पार्ट जो हमारा था वो था इवोल्यूशन को लेके, जो ग्रेजुअल चेंज होता है एनिमल और प्लांट में, उसके बारे में बात किया था। और इवोल्यूशन में हमने फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े थे तो एविडेंस पे हम लोग गए थे कि इवोल्यूशन के एविडेंस क्या है, क्या प्रूफ है उसके। यहाँ से हमने कंटिन्यू किया था। हम लोग को पता था कि 6 टाइप के एविडेंसेस होते हैं। जो फर्स्ट था, सिर्फ मैं रिवाइज करवाया था एक बार ताकि आप लोग फ्लो में रहें, एक फ्रेम बन जाए दिमाग में कि हम लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारा था वो था मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस था। सेकंड था जिसके अंदर हमने कान, नाक और उसके ईयर पिन्ना सेम दिखते हैं एनिमल्स के, वो डिस्कस किया था। सेकंड था एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसमें हमने बोन्स के स्ट्रक्चर की बात की थी, कंपैरिजन किया था स्टडी का। थर्ड था वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसमें हमारे वो ऑर्गन का नाम लिया जाता है जिनका हमारी बॉडी में अब यूज नहीं है या जो कुछ समय के बाद गायब हो जाएंगे। फोर्थ हमने बात किया था पैलेंटियोलॉजिकल पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। इसमें हमने किसकी स्टडी की थी? फॉसिल्स की। फॉसिल क्या होते हैं? एनिमल और प्लांट्स के एनिमल एंड प्लांट्स के रिमेनेंट्स होते हैं। रिमेनेंट्स मतलब उनके बचे हुए पार्ट्स, आइदर उनका फ्रेम रह जाता है या तो वो खुद सड़ गल के वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। ये जनरली हम जब एविडेंस की बात करते हैं तो हम जनरली क्या ट्राई करते हैं, हम सबको यही बताना चाहते हैं कि स्टार्ट एक ही जगह से हुआ था, आगे जाके टाइम चेंज हुआ और सिचुएशन चेंज हुई हमारे सराउंडिंग में, उसके वजह से सब एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी चेंजेस आए। बस हमको यही ट्राई करना है, एविडेंस के अंदर बताते कि ओरिजिन सबका कहीं ना कहीं सेम ही था। अब हमको जो फिफ्थ पार्ट बाकी है वो है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक और लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ एविडेंस है, वो होगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, सो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कनेक्टिंग लिंक से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारा वो वीडियो का पार्ट नहीं देखे तो इसे जरूर देखिए, वहां पे जाइए, अपने कमेंट और लाइक दोनों शेयर करिए, हमें बताइए कि हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, और जो भी आपको लगे कि हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन भी कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें आगे बढ़ने के लिए और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मदद करती हैं, हेल्प होता है उससे हमारा। ठीक है, तो आप बिना किसी झिझक के आप हमें कमेंट करके, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, वो हमें बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में। कनेक्टिंग लिंक्स में, कनेक्टिंग लिंक्स नाम से ही हमको मालूम पड़ जा रहा है, ये लिंक होता है दो स्पीशीज के बीच का। मतलब क्या, जैसे आपने दो साइड्स, एक रिवर है बीच में, दो उसके साइड्स होते हैं, तो उनको जो कनेक्शन देता है इसे ब्रिज बोला जाता है। तो कुछ इसी तरह का जो फेनोमेना है हमें कनेक्टिंग लिंक्स में भी मिलता है। ये दो स्पीशीज के बीच में का, अगर दो स्पीशीज है कोई, एक आर्थ्रोपोडा है, ये अलग होते हैं एनेलिडा से, जिसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, और आर्थ्रोपोडा का कॉकरोच, ये सब हमारे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। इन दोनों के बीच में एक स्पीशीज रहेगा जो न पूरा आर्थ्रोपोडा होगा न जो पूरा एनेलिडा होगा,
उसे बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। ये दोनों स्पीशीज को जोड़ने वाला एक स्पीशीज है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं? डकबिल प्लेटिपस, लंगफिश नाम से, ये सब आपको याद रखने हैं। अच्छा, आप लोग को हमेशा, जैसे हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं कि आज जो आपका पेपर आता है वो डायग्राम बेस्ड बहुत हो गया है, डायग्राम बेस्ड बहुत हो गया है। आपको डायग्राम दिया रहेगा, उसे बोलेगा एनालाइज करिए कि ये किस चीज का डायग्राम है, ऐसे पूछ सकता है। या तो उसको बोलेगा लेबल कीजिए, जो नाम है उनके पार्ट्स लिखिए, या तो उसके बारे में बताइए। तो आपको डायग्राम्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी डायग्राम स्किप ना करो। और आप लोग के पास प्रिपरेशन के लिए अच्छे खासे महीने हैं, क्योंकि एंड में जाके बच्चे यही काम फिर से करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें टफ गिरता है। तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। डायग्राम देखिए, किसका डायग्राम है? तो देखिए यहाँ पे सम एनिमल्स विथ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनके अंदर हमारा आता है डकबिल, लंगफिश और पेरीप्लेटस, ठीक है। तो पेरीपेटस का हमारा उसका एग्जांपल है। ये तीनों किसके एग्जांपल हैं इन टर्म्स? कनेक्टिंग लिंक्स का। कनेक्टिंग लिंक्स हमको किसका एविडेंस बताता है? इवोल्यूशन का। और इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन मिलियंस ऑफ ईयर। मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लाख ऑफ ईयर्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स show some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as the connecting links। morphological मतलब क्या? हम पहले भी डिस्कस किए, अपीयरेंस, सिंपल शब्दों में अपीयरेंस। और अपीयरेंस में भी आउटर अपीयरेंस, बाहर की तरफ से कैसा दिख रहा है, ठीक है। सो प्लांट्स और एनिमल, ध्यान रखना, हम भले माइंड में हम एनिमल का एग्जांपल ही ले रहे हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी ऐसे होते हैं, जैसे कि अलगे। ये प्लांट के पहले का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है। तो कनेक्टिंग लिंक उसे क्या कहते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली सेम कैरेक्टर दिखाए दो ग्रुप का, दो डिफरेंट ग्रुप का, उसे कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक्स। एग्जाम्पल है पेरीपेटस, कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल आउटर लेयर होता है, एंड पैरापोडिया, पैरापोडिया मतलब छोटे छोटे पैर। ये आप लोग 6 चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसी साइंस 2 के, ठीक है। लेकिन क्यों हम लोग बोल रहे हैं, अभी वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि यूज टू होती है। आपका माइंड ऐसे काम करता है कि अगर वो वर्ड सुन लेता है एक बार, तो उसे याद करने में ईजी गिरता है वो, ठीक है। सो ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सेगमेंटेड बॉडी क्या? जैसे कि आपने अर्थवर्म देखा रहेगा, तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड दिखती है, ऐसे गोल 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 गोल, राउंड राउंड राउंड, उस पर मार्क रहते हैं, तो उसे सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। और ये जो लेयर रहता है, उसे बाहर का लेयर, उसे क्यूटिकल कहा जाता है। जो लेयर जिससे बना हो, क्यूटिकल से लेयर बना हुआ। पैरापोडिया मतलब छोटे 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 पैर। तो मैं, भले इसमें पैर नहीं होते अर्थवर्म ये, लेकिन हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? पेरीपैथस के बारे में। तो ये क्या दिखाता है? पहली बात तो कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल मतलब पतला लेयर बॉडी का, और पैरापोडिया छोटे छोटे पैर। सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये ट्रैकिया क्या होता है? स्मॉल स्मॉल ऐसे सेगमेंटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, और इसलिए हमको रेस्पिरेशन में, सांस लेने में मदद करते हैं। ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ठीक है। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे इजी वाला जो होता है वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमिलर टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें, जैसे कि अगर ये बॉडी है, एक सेकंड क्लियर कर लो, अगर ये
समझिए हेड है, ये थोरैक्स का पार्ट है और ये एब्डोमेन है। तो यहाँ पे ये थोरैक्स वाले पार्ट को भी पैर अटैच रहते हैं और इसे कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। उनके थोरैक्स के पार्ट से और पेट और जो स्टमक है वो सबसे लेग्स अटैच रहते हैं, इसे बोला था आर्थ्रोपोडा। ठीक है। सो हमारा जो पेरीपैटस है वो बॉडी दिखाता है एनेलिडा जैसा। एनेलिडा एक अलग फाइलम है और कुछ स्ट्रक्चर दिखाता है आर्थ्रोपोडा जैसा। आर्थ्रोपोडा इन द सेंस क्या क्या, ट्रैकियल सिस्टम, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। क्योंकि हम डिटेल में करते जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे। और सेकंड होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये पेरिपेटस इनके बीच का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हम लोग समझ चुके हैं। This indicates that the peripatus is connecting link between Annelida and Arthropoda. Similarly, duck-billed platypus, duck-billed platypus का हम लोग देखा था वहां पे, ऐसा दिखता है। ठीक है। लेज एग्स, अंडे देता है वो। एक से यहाँ एग्स लाइक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल जैसे कौन, स्नेक हुआ, ये एक रेप्टाइल है। लिजर्ड हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, ये सब रेप्टाइल्स हैं जो अंडे देते हैं। बट शोज रिलेशनशिप विद द मैमल्स टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड मतलब बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो ग्लैंड यूज होता है उसे बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। और हेयर्स से ये मैमल्स के, मैमल्स मतलब मैमल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल खुद ह्यूमंस हैं, हम हैं। सो हमारे पास हेयर होता है और फीमेल के पास मेमरी ग्लैंड भी होती है। सो डक बिल प्लेटिपस क्या करता है, बच्चे देने का तरीका कैसा होता है उसका, हम ह्यूमंस में होता है डायरेक्ट बेबी, लेकिन वो क्या देता है, एग्स, वो एग ले करता है। और एग ले करने के बाद उसके जो कैरेक्टर्स है वो और किससे मैच खाते हैं, मैमल से। क्यों मैमल जैसे, क्योंकि उसके पास मेमोरी ग्लैंड है प्लस हेयर्स हैं। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल में, पहला हो गया पेरीपेटस, दूसरा हो गया डक बिल्ड प्लेटिपस और थर्ड हो गया हमारा लंग फिश। परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद द लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश, क्योंकि फिश किससे परफॉर्म करती है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। गिल्स होते हैं उसके अंदर, अगर उसकी यहाँ आपने स्ट्रक्चर देखा रहेगा तो आँख के पास यहाँ पे एक लेयर होता है, उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर छुपा रहता है, उसे गिल्स कहा जाता है। तो जो फिश है वो जनरली ब्रीथ करती है अपने गिल्स के थ्रू, लेकिन ये लंग फिश किससे ब्रीथ कर रहा है, लंग्स। लंग्स और किस में होता है, ह्यूमंस में होता है लंग्स। ठीक है, तो ये लंग्स के साथ हो रहा है। सो दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट द मैमल्स आर evolved from reptiles amphibians reptiles and amphibians from the fishes। ठीक है, सो मैमल किससे इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल्स से, और एम्फीबियन किससे इवॉल्व हुए हैं, फिशेस से। ठीक है, तो मतलब क्या इनका ओरिजिन पिछला ही था इसका एम्फीबियन। आज जैसे कि हम लोग को फ्रॉग दिख रहा है, फ्रॉग दो सिस्टम से रेस्पायर करता है, एक होता है वो अपने सरफेस के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू, और एक होता है लंग के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक हम समझ चुके हैं। अब आते हैं हमारे सिक्स एविडेंस पे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जो जो एम्ब्रियो नहीं जानते हैं तो उनको एक थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ एम्ब्रियो के बारे में, ये क्लियर कर लेता हूँ पहले। देखिए, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल सेल और फीमेल सेल जब मिलते हैं तो बनता है
जाइगोट, और जब जाइगोट डिवाइड होता है बहुत ज़्यादा डिवीजन के बाद तो बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, ये हमारे थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कस हैं डिटेल में, थर्ड एंड सेकेंड चैप्टर में कुछ कुछ। ठीक है, सो ये सब हमको ध्यान रखना। मेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल से मिल के बनता है जाइगोट, और जाइगोट के मल्टीपल डिवीजन के बाद तैयार होता है एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है उसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग में हर एक स्पीशीज अलग अलग फाइलम है उनका एम्ब्रियो सेम होता है, अब कुछ महीनों के, मंथ्स के डेवलपमेंट के दौरान डेवलपमेंट होता है, वो डिफरेंट दिखना शुरू हो जाते हैं। बस यही हमको यहाँ पे बात करना है। स्टार्ट एक ही जैसे होते हैं, आगे जाके अलग हो जाते हैं। हमको यही सिर्फ चीज ध्यान रखना है कि आंसर लिखते यही बताना है कि कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में सेम था, आगे जाके अलग हो गया। कंपेरेटिव स्टडी, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब क्या, जिनके पास बैकबोन होती है। Vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities, बहुत ज़्यादा similarities during the initial stages, and those similarities decrease gradually, तो similarity धीरे धीरे decrease होती जाती है। ठीक है, and similarly similarities in the initial stage indicate the common origin of all these animals। ठीक है, फिर से वही बात कि ये लोग सब एक ही जगह से कहीं ना कहीं आए। अब ये देखिए, यहां से हमें ये देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट, सबके सब जो ऊपर वाले फर्स्ट स्टेज में सेम ही दिख रहे हैं, अब धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में थोड़े थोड़े अलग होते हुए दिख रहे हैं, और थर्ड स्टेज में तो एकदम अलग हो गए। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो हमको काम का है वो है फर्स्ट स्टेज, वहां सब सेम ही दिख रहे हैं कि टेल लाइक स्ट्रक्चर सब में प्रेजेंट है, देखिए, और हेड लाइक स्ट्रक्चर भी, तो सेम ही है सबके सब, हमें यही जानना था। ठीक है, तो हमारा 6 एविडेंस खत्म होता है। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो होगा चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ये डार्विन नाम, आप लोगों को 2-3 नाम इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि डार्विन का नाम लाइफ लॉन्ग आपको याद रहना चाहिए, और दूसरा हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स का। अगर ये दो नाम आपको नहीं आते तो आप लोग सो कॉल्ड फैशन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन है आप लोग। फैशन इन द सेंस ऑफ रीडिंग, ना कि कपड़े पहनने की, क्योंकि आप लोग इन दो ग्रेट लोग का बारे में नहीं जानते। तो मतलब आप जब कुछ ग्रुप डिस्कशन होगा कहीं भी लाइफ में, हर जगह बहुत मौके मिलेंगे, और इनका नाम सबसे ज़्यादा उठता है, डार्विन्स थियरी और कार्ल मार्क्स का। तो इसको कार्ल मार्क्स आता है क्लास स्ट्रगल के लिए, क्लास स्ट्रगल ये पढ़े होगे आप लोग हिस्ट्री में, हम लोग हिस्ट्री का भी लेक्चर डालेंगे क्लास स्ट्रगल में। और डार्विन का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए, ये दो थ्योरी हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम्पल ठोक ही दिया जाता है ये दोनों का, तो ये दो नाम आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए कि ये कैसे दिखते हैं, जो हम लोग बोल रहे थे ये पेरीपेटस, तो यहाँ पे वो लोग बोलना चाह रहे थे कि देखिए इसके पास क्या है, ये पैरापोडिया, देखिए छोटा 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 पैर जैसा, तो ये सब पैरापोडिया हैं, तो ये लोग वैसे दिखाई दे रहे हैं। और सो ये हमारा आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर भी दिखाता है, और एनालिडा का कैरेक्टर भी दिखाता है, तो ये पेरीपेटस हो गया। वहीं पे डक बिल प्लेटिपस, ये देखिए, तो ये स्विमिंग करता है और ये जमीन पे भी आ सकता है, तो ये दोनों के साथ काम करता है। नेक्स्ट आता है, ये देखिए कलर के थ्रू रिप्रेजेंट, ये ज़्यादा सेंस बनाता है इसलिए डायग्राम मैंने कॉपी किया था।
तो देखिए ये ब्लू कलर में हमको फिश दिखाई जा रही है, तो कलर वाइज हमको डिफ्रेंशिएशन है। तो वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी अलग कलर से यहाँ पे दिमाग में बैठाने के लिए कि स्टार्टिंग में सब सेम होते हैं। तो इसको फर्स्ट फेज बोला था उसने, इसको सेकंड फेज, इसको थर्ड फेज। इतना इजी नहीं होता है, लेकिन पढ़ने के लिए फर्स्ट फेज सेकंड फेज हमने सबका बताया, क्योंकि सबके अलग अलग फेज में डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट फेज में सब सेम ही दिखते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये चार्ल्स डार्विन है, जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। पहले भी ऑलरेडी इनके बारे में हमने इवोल्यूशन जब पढ़ रहे डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे, ढेर सारे। स्पेसिमेंस मतलब उनके स्टडी के लिए रिलेटेड सैंपल, उनको स्पेसिमेंस बोलते हैं। किसके किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के। एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज स्पेसिमेंस ही पब्लिश द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, theory of natural selection which preaches the survival of fittest। यही डायलॉग बार बार यूज होता है डिस्कशन में, जो मैं पहले थोड़ी देर पहले बताया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका मतलब क्या है? ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं कि थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसमें क्या होता है कि सराउंडिंग चेंज होती है, और जो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग खुद को चेंज करता है और सरवाइव कर पाता है, तो उसे उन्होंने बोला सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सो जो चेंजिंग सराउंडिंग के अकॉर्डिंग फिट होता है वही सिर्फ सरवाइव कर पाएगा, बाकी सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। मतलब क्या? उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये कहना था थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है और क्या होता है? चेंजिंग सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गन रिस्पॉन्ड करता है। हमारा ऑर्गन क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। सो ये चीज़ें क्या है? नेचुरल प्रोसेस हैं। ठीक है, सो ये इसी को बोलते हैं थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरली हमारी बॉडी क्या कर लेती है? सराउंडिंग को समझ के चेंज करती जाती है। और इसी की वजह से डायलॉग आया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए अगर आपके लाइफ की सिचुएशन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो आपको भी चेंज होना चाहिए, अदरवाइज आपके सर्वाइवल के क्वेश्चन उठ सकते हैं। और आज हमको पता है इवोल्यूशन की थ्योरी में क्या होगा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी। इवोल्यूशन में क्या हुआ? पहले हम लोग मंकी लाइक थे, फिर हम लोग एप में बने, फिर एप से ह्यूमन बने, अब ह्यूमन से सुपर ह्यूमंस बनने वाले हैं हम लोग। और धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं। आप लोग डिस्कवरी और नेचुरल ज्योग्राफी पे सब देखते रहेंगे, सुपर ह्यूमन की सीरीज आती हैं, जो हम सबसे ज़्यादा, जैसे कि हीलिंग की एबिलिटी है, जैसे हमको अगर कहीं पे कुछ घाव लग रहा है तो उसको हील होने के जो चांस हैं वो नॉर्मल बॉडी से किसी किसी ह्यूमंस में बहुत तेज है। या स्मेल करने की हुई, या ब्रेन यूज़ करने की हुई, न कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। और इसलिए हम लोग जैसे कि ब्रेन यूज़ करने में तो नाम आ ही जाता है आइंस्टाइन का, उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्रेन यूज़ किया। तो अब सुपर ह्यूमन बनने वाले हैं। अब सुपर ह्यूमन की एरा में अगर हम लोग अपने लिए जगह नहीं बना पाते, और या तो हम सिर्फ और सिर्फ टाइम पास में लगे रहते हैं और अपना स्किल डेवलप नहीं करते, प्लस एजुकेशन नहीं करते, सो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है प्लस हमारा आस जो एग्जिस्टेंस हो ख़त्म हो सकता है। मतलब नेक्स्ट पीढ़ी आपकी गायब हो सकती है। क्यों गायब हो सकती है? क्योंकि
जो आप हैं इस टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपना स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, सो अगला जो ज़माना है वो सिर्फ और सिर्फ इवॉल्व लोगों का है। सो आपको हमेशा कोशिश करता रहना है कि ये सराउंडिंग जो चेंज हो रही है उसमें खुद के लिए प्लेस हमेशा बनाते रहना है। और इसलिए डायलॉग यूज होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जब कंपनी में काम करोगे तो आप अगर 100 लोग में से आप दो तीन लोग का इम्प्रूवमेंट किसी भी रीज़न से, फैमिली रीज़न भी हो सकती है, आपका हेल्थ इशू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपनी आपका ये सब देखेगी नहीं, आपको निकाल देगी। ठीक है, लेकिन यही अगर आप टैलेंटेड हो और अपने को वापस उठा पाते हो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो और फिर अच्छा सर अपने लाइफ में कर पाते हो, तो आप फिट थे, आप ऑलरेडी फिट थे। सिर्फ सिचुएशन जैसे ही चेंज हुई आपने खुद पे काम करना शुरू किया और ज़्यादा। और जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टीव जॉब, जिन्हें खुद की कंपनी एप्पल से निकाला गया था और बाद में वो बहुत बड़े, खुद लोगों ने उनको बुलाया कंपनी में निकालने के बाद, उनको फिर वापस से बुलाया क्योंकि कंपनी डूबने लगी थी। ठीक है, तो क्योंकि वो सरवाइव कर पाए खुद को, उनके पास स्किल बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छे इंजीनियर थे वो, इसलिए उनकी डिमांड हमेशा बनी रही। सो आपको भी हमेशा अपना नॉलेज और स्किल दोनों टॉप नॉच रखना है, एकदम हाई क्वालिटी का रखना है। भले ही डांसिंग हो, भले ही सिंगिंग हो, या पेंटिंग हो, जो भी आर्ट हो या पढ़ाई हो, जो भी रहे, उसमें अपने को बहुत अव्वल बना के रखना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आप हमेशा जिंदा रहोगे अपने स्किल के सहारे। एंड ये बुक उन्होंने कौन से अपने बुक में बताया था, सर्वाइवल ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. Prolifically मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में खुद को आगे पैदा करते रहते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स compete with each other in life threatening manner. हर जो प्राणी या एनिमल है ये अर्थ पे, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो एक दूसरे को ख़त्म करने लायक है। देखिए जो बात मैं पीछे बता रहा था, ये मेरी बातें नहीं, ये चार्ल्स डार्विन बहुत समय पहले ही बोल के चले गए हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग, आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है इसके पीछे। इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. So आपने जैसे 3 इडियट में सुना रहेगा, लाइफ इज लाइक अ रेस, इफ यू डोंट रन फर्स्ट यू विल बी लाइक ब्रोकन अंडा। सो दैट वो जो थियरी है यहाँ पे यही बात चल रही है। हाउएवर बिसाइड्स दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव एंड रेस्ट पेरिश। सो नेचर भी क्या देखती है, वही नेचर हुआ ना जो सराउंडिंग हुई, वो चेंज होती रहती है और वो देखती है कि जो सरवाइव नहीं कर पा रहा है उसे मरना ही पड़ेगा। जैसे कि डायनासोर इतने बड़े थे, इतने बड़े स्ट्रक्चर में थे, इतने ज़्यादा वो थे, खूंखार थे, तो भी उनको ख़त्म होना पड़ा। ठीक है, सो यही है। तो रेस्ट पेरिश हो जाएगा, जो सर्वाइव कर पाएगा नेचर के उसमें चेंजेस में वही सिर्फ आगे तक जिंदा रहेगा। सस्टेनिंग and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. सो जो ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हुए, वो अपना नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करेंगे और वो नेक्स्ट जनरेशन खुद कुछ अच्छी स्किल के साथ पैदा होगी। जैसे कि मैंने बताया, आज जो जमाना आने वाला है अगला सुपर ह्यूमंस का आने वाला है। तो खुद हम ये क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। ये सब लाइन बहुत टफ है और एग्जाम में लिखना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि इतना याद नहीं कर सकते आप, और पेपर पैटर्न ऐसा है कि याद करने के सारे आप नहीं लिख पाओगे, तो आपको चीज़ें समझ के ही पढ़नी पड़ेंगी। तो इसमें क्या बोलता है, सस्टेनिंग एंड जो सिलेक्टेड जो लोग रह गए वही रिप्रोडक्शन परफॉर्म, क्योंकि जो नहीं रह सकते जिनकी कैपेसिटी वो क्यों रिप्रोड्यूस कर पाएगा। एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर, उनके पास खुद के बहुत अच्छे कैरेक्टर होंगे। And Darwin's theory of natural selection widely accepted for long duration. However, some objections were raised against the theory. तो आपको मालूम है, आप कितना भी ग्रेट काम कर लो, आपके खिलाफ आवाज़ तो उठेगी ही, जैसे कि इनके खिलाफ भी उठी। और जो अच्छी रहती है साइंस में, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं इसे, मतलब क्या, इम्प्रूवमेंट के लिए जो क्रिटिसिज्म हो वो हमेशा अच्छी रहती है। हमेशा लाइफ में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हमारे अंदर कमियां उसे मानना चाहिए। सो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। जैसे कि वो क्या बोल, नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, नेचर खुद ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है या सराउंडिंग
खुद नहीं रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा फैक्टर जो और चीज रिस्पॉन्सिबल वो है खुद स्पीशीज। स्पीशीज कितना चेंज होना चाहती है, और स्पीशीज कभी कभी इन्वायरमेंट को चेंज कर दे रही है। जैसे कि हम ह्यूमंस ने ग्लोबल वार्मिंग कर दी है, अर्थ को गर्म कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं एज ए ह्यूमंस, और हम इवॉल्व ना होके हम क्या करें, चेंजिंग इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट ही ना करें, हम मार्स पे चले जाएं। जैसे अर्थ गर्म हो रहा है तो हमारी बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर करती है, लेकिन नहीं, हम जा रहे हैं मार्स पे। मार्स पे अर्थ लाइक कंडीशन लाएंगे, अर्थ जैसा ही बना देंगे उसको। फिर चेंजेस कहाँ हुए इन्वायरमेंट में, तो हमारी बॉडी भी अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेगी, बॉडी भी चेंज नहीं करेगी। सो मतलब इवोल्यूशन तो नहीं हुआ ना, इन्वायरमेंट तो चेंज होगा लेकिन हमारा इवोल्यूशन नहीं हुआ बॉडी में। सो मतलब क्या, नेचर और स्पीशीज दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आपको इवॉल्व करना है या इवोल्यूशन समझाना पड़ेगा तो। डार्विन डिड नॉट मेंशन, अभी सेकंड क्रिटिसिज्म, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट्स आने पड़ेंगे। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, यूजफुल और यूजलेस का कैसे होता है। जैसे कि कुछ कुछ मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे हैं जो हमको समझ, जैसे ब्रेन का बड़ा होना। ब्रेन का बड़ा होने से क्या होगा, हमारी थिंकिंग इंप्रूव होगी, हम और कैपेबल होंगे यूनिवर्स के बारे में जानने में। और यूनिवर्स आप लोगों को पता है, हमारी सोच जहाँ पे खत्म होती है उसके आगे वो शुरू हो रहा है, तो इतना बड़ा खुद का यूनिवर्स है, तो ब्रेन का बढ़ना अच्छा चीज़ है। लेकिन कभी कभी यूजलेस मॉडिफिकेशन भी हो जा रहे हैं हमारी बॉडी में, जिसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, उसका कुछ यूज़ भी नहीं पता हमको कि हमारे अंदर ये सब क्यों चेंज है। जैसे कि किसी किसी में मॉडिफिकेशन है, हेयर्स का ज़्यादा ग्रो होना, और किसी किसी में हेयर्स का लेस ग्रोथ। अब हेयर्स का ग्रो होना अगर जो पोल रीजन में है, पोल में जहाँ ठंडी बहुत है वहाँ पे है तो यूज़फुल है। लेकिन वहीं पे जो इक्वेटर के पास जहाँ पे गर्मी बहुत है वहाँ पे हेयर का होने का क्या इशू है, वहाँ पे तो हेयर नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर किसी को हेयर बॉडी पे बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, सो दिक्कत वाली बात है। वो कुछ भी मॉडिफिकेशन कुछ हमारे लिए यूज़फुल तो है ही नहीं, ऊपर से हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, सो कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन जिनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी हो रहे हैं, जो हेयर्स का हो रहा है। ठीक है, देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस, जैसे कि हम पढ़ेंगे, हमको 15 लाख साल से 50,000, आज से 15 लाख साल पहले, आज से 50,000 साल पहले, आज से 15 लाख साल पहले होमो मिल गए थे, ह्यूमंस लाइक मिल गए थे। लेकिन 15 लाख साल से पूरा 14,50,000 साल लग के होमो सेपियंस बनने में, ह्यूमन पूरा बनने में। ठीक है, यहाँ पे होमो इरेक्टस आया था, सीधा इंसान, जो बंदर सीधा खड़ा हो गया, जो पहले झुका हुआ बंदर, मालूम आप लोग को झुका रहता है, लेकिन एक सीधा खड़ा हुआ तो वो होमो इरेक्टस बोला जाता है, जो सीधा खड़ा हुआ। वहाँ होमो इरेक्टस से होमो सेपियन बनने में हमको 14,50,000 साल लगे टोटल। लेकिन उसके बाद 50,000 साल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि सिर्फ आज जो हम लोग हैं सुपर ह्यूमंस बनने जा रहे हैं। सो यहाँ पे सिर्फ 50,000 साल लगे, सुपर ह्यूमन जो सबसे खतरनाक वाले होंगे हम लोग, जो हर चीज़ में आगे होंगे। और वहीं पे 15 लाख 14,50,000 साल लगे सिर्फ हमको सीधा खड़ा होने से लेके आज जितना सोच पा रहे उतना बनने में। तो ये कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे इतना कम टाइम ले रहा है। सो ये एक्सप्लेनेशन कौन देगा, इसके लिए थियरी उन्होंने दी ही नहीं कि टाइम, जो टाइम है इतना, जैसे स्लो चेंज या एब्रप्ट या फास्ट चेंज हो रहा है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, इवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे होता है, लेकिन कितना धीरे होता है या कितना फास्ट होता है ये तो उन्होंने नहीं बताया। तो उनके यही ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले, नेचुरल सिलेक्शन नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द नेचर। ठीक है, सो नेचुरल सिलेक्शन ओनली इस पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन द यूजफुल और यूजलेस ऑर्गन का जो मॉडिफिकेशन होता है। और थर्ड जो था सबसे कि नो एक्सप्लेनेशन फॉर द स्लो चेंज और एब्रप्ट चेंज, फास्ट और स्लो चेंजेस के बारे में।
तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है। अब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो हम लमार्किज्म के बारे में बात करेंगे और थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी तक एग्जाम में डार्विन और लमार्क को लेके कंपैरेटिव स्टडी नहीं पूछा है, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट रहा ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी या ख़राब भी लगी तो हमें आप लिख के बताइए, तो इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग वेट करते रहते हैं कि आप लोग क्या कमेंट लिख रहे हो। तो प्लीज़ कमेंट शेयर अपने दीजिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी। तब तक के लिए बाय।